अब हम लोगों ने समझ लिया है कि हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री के बारे में हमने एक ओवरव्यू समझ लिया है, तो हम अब हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं इंडियन हिस्ट्री को। इंडियन हिस्ट्री मतलब भारतीय इतिहास को। भारतीय इतिहास को हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है हमारा, यहाँ पे अगर हम लिखें तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत सबसे पहले हम लिखते हैं प्राचीन भारत। उसके बाद हमारा आता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। राइटिंग हमारा काफ़ी अच्छा नहीं है बोर्ड पे, तो इसको आप समझने का कोशिश करिएगा। तो प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत, और उसके बाद आता है आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो आधुनिक भारत। आधुनिक भारत को हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद इसके मध्यकालीन भारत को हम क्या बोलते हैं? मिडाइवल हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? मिडाइवल हिस्ट्री। उसके बाद प्राचीन भारत को अगर हम बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। क्या बोलेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री बोलेंगे प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो इन तीन पार्ट्स में हम पढ़ेंगे पूरे भारतीय इतिहास को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत को हम अब जानते हैं कि इसको हम क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे। तो इसको हम कैटेगराइज करेंगे तीन पार्ट्स में। ये तीन पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है। पहला पार्ट हम यहाँ पे लिखते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक इसको हम बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद प्री हिस्टोरिक के बाद आता है फोटो हिस्टोरिक पीरियड। फोटो हिस्टोरिक पीरियड, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अर्ध ऐतिहासिक काल। क्या बोलेंगे? अर्ध ऐतिहासिक। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अर्ध ऐतिहासिक। उसके बाद यहाँ पे आएगा हिस्टोरिक पीरियड। तो यहाँ पे हिस्टोरिक पीरियड, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसको हम ऐतिहासिक। तो यहाँ पे प्राचीन भारत का तीन पार्ट्स हुआ, प्री हिस्टोरिक पीरियड, फोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम उन सारे घटनाओं को रखते हैं जहाँ की हमें इसका साक्ष्य तो मिलता है, प्रूफ तो मिलता है, लेकिन वहाँ पे कोई हमें यहाँ पे इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, कोई लेख नहीं मिलता है। समझ गए? तो यहाँ पे कोई लेख हमें नहीं मिलता है। इसके बाद आता है अर्ध ऐतिहासिक काल, फोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसमें हमें प्रूफ तो मिलता है, मगर यहाँ पे कुछ साक्ष्य हमें मिल रहा है, सारा कुछ इंस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। तो हम इन इंस्क्रिप्शन को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। यहाँ पे इंस्क्रिप्शन हमें मिल ही नहीं रहा है, और यहाँ पे अगर इंस्क्रिप्शन मिल रहा है तो यहाँ पे हम इससे पढ़ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद जो हिस्टोरिक पीरियड है, हिस्टोरिक पीरियड में वो घटनाएं आ रही है जिसमें कि हमने सारा कुछ पढ़ रखा है, जितना प्रूफ्स है उन सारे चीज़ों को अध्ययन कर रखा है, सब कुछ हमने जान रखा है। तो उसको हम हिस्टोरिक पीरियड मतलब ऐतिहासिक काल में हमने रखा है। तो तीन पार्ट्स हुए हिस्टोरिक पीरियड, प्राचीन भारत का, एंशिएंट हिस्ट्री का, वो आया प्री हिस्टोरिक पीरियड, फोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। समझ गए? उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें सबसे लंबा काल कौन सा रहा होगा। सबसे लंबा काल रहा होगा प्री हिस्टोरिक पीरियड का। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड का हमने यहाँ पे दो सब डिवीज़न किया है। यहाँ पे दो सब डिवीज़न किया है। पहला सब डिवीज़न यहाँ पे मैंने क्या किया, एक यहाँ पे होता है, एक हुआ हमको यहाँ पे पाषाण काल, जिसको हम बोलते हैं स्टोन एज। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। एक ही लैंग्वेज में मैं लिखने का कोशिश करता हूँ अब, क्योंकि जगह काफ़ी कम है। तो यहाँ पे पाषाण काल हुआ। उसके बाद यहाँ पे आएगा क्या? यहाँ पे आएगा ताम्रयुग। ताम्रयुग, जिसको हम बोलते हैं क्या? कॉपर एज। यहाँ पे पाषाण काल मतलब स्टोन एज, और यहाँ पे क्या आएगा? कॉपर एज। तो स्टोन एज और कॉपर एज में अगर हम बात करें तो जिस समय हम लोग एक शिकारी हुआ करते थे, यहाँ पे हमारे पास कोई मेटल का हमने खोज नहीं किया था, उस समय के पीरियड को हम पाषाण काल बोल रहे हैं, स्टोन एज बोल रहे हैं, जहाँ हम टोटली डिपेंड कर रहे थे किस पे?
टोटली हम डिपेंड कर रहे थे पत्थरों पे, तो वो था पाषाण काल। उसके बाद जब हमने कॉपर का खोज कर लिया, कॉपर का हमने आविष्कार कर लिया, तो उस समय को हम बोल लेते हैं कॉपर एज। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाषाण काल कुछ ज़्यादा लंबा चला होगा ताम्र युग के कंपेरिजन में। तो हम पाषाण काल को यहाँ पे 3 और सब डिवीजन में ब्रेक करते हैं। एक आएगा पैलोलिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? पैलोलिथिक पीरियड, जिसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल। अगर हिंदी में हम इसको समझें तो इसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल। क्या बोलेंगे? पूरा पाषाण काल। उसके बाद आता है सेकंड, वो आता है मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक को हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और उसके बाद जो आता है वो आता है नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड, इसको हम बोलते हैं नव पाषाण काल। क्या बोलते हैं? नव पाषाण काल। तो ये 3 चीज़ों में इसको हमने ब्रेक किया। पहला है वो है पैलोलिथिक, उसके बाद मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो इन 3 चीज़ों में, अब इन 3 चीज़ों को हम समझते हैं। पैलोलिथिक कौन सा होगा? पैलोलिथिक जब वो समय है जब हम लोग एक शिकारी हुआ करते थे। हम लोग क्या करते थे? शिकार किया करते थे, है ना। तो यहाँ पे टोटली हम लोग डिपेंड करते थे किस पे? पत्थरों पे। और यहाँ पे हम लोग शिकार किया करते थे, मतलब यहाँ पे कोई सभ्यता नहीं पनपी थी। बिल्कुल हम लोग एक आदिवासियों की तरह रहते थे, कि एक जानवरों की तरह रहते थे। तो यहाँ पे हुआ पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, जिसको कि पैलोलिथिक बोल रहे हैं। उसके बाद जब हमने आग का आविष्कार कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया? डेमोस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया। कुत्ते, भैंस, बिल्लियों को हम लोग पालना स्टार्ट कर दिए, मतलब खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं मेसोलिथिक पीरियड, है ना। तो यहाँ पे हम शिकारी से बदल करके यहाँ पे हम क्या करने लग गए? हम लोग डेमोस्टिकेशन करने लग गए। यहाँ पे हम कृषि करने लग गए और यहाँ पे हम पशुपालन करना स्टार्ट कर दिए। मतलब सभ्यता यहाँ पे पनपना स्टार्ट हो गया था मध्य पाषाण काल में। उसके बाद नियोलिथिक पीरियड है। यहाँ पे हम लोग चीज़ों को यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए? यहाँ पे आग बनाना स्टार्ट कर लिए। यहाँ पे हमने आग का आविष्कार कर लिया। तो यहाँ पे ये हुआ नव पाषाण काल। ठीक है, 2 पत्थरों को रगड़ के हमने यहाँ पे आग को उत्पन्न कर लिया, तो ये हुआ नव पाषाण काल। तो ये आपने समझा होगा इन 3 चीज़ों को। तो एक बार फिर से इसको समझते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। एंशिएंट हिस्ट्री का 3 पार्ट हुआ, प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो अब हम प्रागैतिहासिक काल को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, पाषाण काल और ताम्र युग। इसमें पाषाण काल को हम स्टोन एज बोल रहे हैं और इसको बोल रहे हैं कॉपर एज। ठीक है, अब स्टोन एज का 3 पार्ट हुआ, पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो ये टोटल हुआ प्रीलिथिक पीरियड का हम लोगों ने बात किया, प्री हिस्टोरिक पीरियड का। अब हम बात करते हैं फोटो हिस्टोरिक पीरियड का। इसमें अर्ध ऐतिहासिक काल, इसके बारे में, इसमें हमें 2 सभ्यताएं के बारे में पढ़ना है। आप जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे कॉपर का जो आविष्कार हो चुका था, कॉपर का आविष्कार यहाँ पे हो चुका था। ठीक है, तो कॉपर के आविष्कार के साथ ही यहाँ पे 2 सभ्यताएं पनपी। वो पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता एक है। और दूसरा बना, अब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा इतिहासकार बोलते हैं कि जब काफ़ी बारिश हुआ तो पूरा सभ्यता डूब गया और यहाँ पे इसका अंत हो गया। और एक बात और जानना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, जो कॉपर में इन्होंने टीन मिला दिया और यहाँ पे इन्होंने कांसा का आविष्कार कर लिया। कॉपर में टीन को मिला करके इन्होंने कांसा का आविष्कार कर लिया, कांस का आविष्कार कर लिया, है ना, कांस का आविष्कार कर लिया। तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? कांस युग भी बोलते हैं या फिर कांस वैली सिविलाइजेशन भी इसको हम बोलते हैं। बात करें तो इसको हम ब्रोंज एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंज एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंज एज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आता है एक नया सभ्यता जिसको हम बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे 2 सिविलाइजेशन आपको पढ़ना होगा, पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा है वैदिक सिविलाइजेशन। तो इन 2 चीज़ों के बारे में आपको अर्ध ऐतिहासिक काल में आपको पढ़ना है। तो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है हिस्टोरिक पीरियड, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिस्टोरिक पीरियड यहाँ पे क्या है कि हम लोग ऐतिहासिक काल, अब आप जानते हैं
कि जो कुछ समय बाद यहाँ पे हम लोगों ने आयरन का आविष्कार कर लिया था। किसका आविष्कार कर लिया था? यहाँ पे आयरन का आविष्कार कर लिया था। आयरन को अगर हम समझे तो लौह का आविष्कार कर लिया था, लोहे का आविष्कार कर लिया था हमने। तो लोहा का आविष्कार जो अभी के समय में जो बिहार है, वो बिहार और झारखंड के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लोहा का आविष्कार हुआ, मतलब लोहा का खोज हो चुका था। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे ही लोहा का आविष्कार हुआ तो जो खेतें थी उनका जुताई काफ़ी गहरे होने लग गए, क्योंकि जो इससे पहले जो इंस्ट्रूमेंट थे, जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, एग्रीकल्चर पार्ट्स पुर्जे जिससे बनते थे वो पत्थर के बना करते थे। तो उसमें जो खेत की जुताई होती थी वो काफ़ी गहरी नहीं हो पाती थी, तो यहाँ पे खेती उतना बढ़िया नहीं हुआ। जैसे ही आयरन का आविष्कार हुआ तो खेतों की जुताई बढ़िया हुई, उसमें जो उपज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। इसके साथ ही यहाँ पे लोग समृद्ध होने स्टार्ट हो गए। समृद्ध होने के साथ ही यहाँ पे नगरीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे शहरीकरण यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे नगर बसना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे हिस्टोरिक पीरियड में। यहाँ में हम लोग पढ़ते हैं 610 ईस्वी से लेकर के 712 ईस्वी तक का जो पीरियड है, इसको हम इसमें पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? यहाँ पे हम पढ़ते हैं हिस्टोरिक पीरियड में। इसमें हम बिहार में, चूँकि इस टाइम सभ्यता पनपना स्टार्ट हुआ, क्योंकि लौह का आविष्कार इसी क्षेत्र में हुआ था, बिहार झारखंड के इलाकों में। जबकि आज के समय में बिहार की राजधानी जो पटना है वो पहले पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। अब इस समय यहाँ पे बहुत सारे वंश यहाँ पे उत्पन्न होने स्टार्ट हो गए, जैसे सतवाहन वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, बहुत सारे ऐसे आएंगे जिनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो हिस्टोरिक पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको हम 610 से लेकर के 712 तक का जो यहाँ पे पीरियड है, यहाँ पे 600 से लेकर के 712 तक का जो पीरियड है वो हम पढ़ते हैं हिस्टोरिक पीरियड में। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्टोरिक पीरियड यहाँ पे ख़त्म हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं 712 से लेकर के, उसके बाद हम कहाँ तक पढ़ते हैं, यहाँ पे हम 1200 तो जो उसके बाद हम देखते हैं मध्यकालीन भारत, मतलब मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री में हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 712 से लेकर के हम लोग पढ़ते हैं 1707 तक। अब आप पूछेंगे कि इधर तो आपने लिखना स्टार्ट कर दिया एज, यहाँ पे आपने तारीखें डालना स्टार्ट कर दिया, इससे पहले नहीं डाल रहे थे। तो भाई इससे पहले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे कहीं भी आपको एज नहीं पूछा जाएगा, आपको ईस्वी सन नहीं पूछा जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको यहाँ पे बहुत सारे बुक्स में लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को आपको निगलेक्ट करना है, जो ज़रूरी है बस वही पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग में रखने की कोशिश ना करें। तो ये टॉपिक जो कि काफ़ी बोरिंग है, तो आपको इसमें थोड़ा इंटरेस्ट बना के रखना पड़ेगा। अंत तक देखते रहिए वीडियो को, तभी आप समझ पाएंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत, जिसको हम बोलते हैं मिडाइवल हिस्ट्री। तो मिडाइवल हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे 712 से लेकर के 1707 तक का जो ईस्वी सन तक के जितने भी घटनाएं हैं उसको हम इसमें मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं। इसमें हमको 1712 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? 1712 से हम लोग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सऊदी अरबिया में एक धर्म का यहाँ पे उत्पन्न होगा, उसको हम बोलते हैं क्या? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के प्रचार करने में वहाँ से सऊदी अरब से सारे लोग निकलेंगे, और उस धर्म के प्रचार के दौरान भारत में जो आएगा वो आएगा मोहम्मद बिन कासिम। और भारत में सबसे पहला सफल होने वाला जो मुग़ल आतंकी होगा वो होगा मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जब से भारत आता है उसके बाद 1707 तक क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि 1707 में जो भारत का सबसे क्रूर शासक हुआ है औरंगजेब, जो कि एक मुग़ल वंश का बादशाह हुआ करता था, तो वहाँ उसके मृत्यु तक को जो एरा है उसको हम बोलते हैं, उसको हम पढ़ेंगे हिस्टोरिक यहाँ पे मध्यकालीन भारत में। तो इस पीरियड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पीरियड से आते हैं। तो इसको हम देखते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। यहाँ पे देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? यहाँ पे देखेंगे हम कुछ वंशज को देखें। जैसे पहला आएगा गुलाम वंश। क्या आएगा? गुलाम वंश। उसके बाद आएगा खिलजी वंश।
गुलाम खिलजी, उसके बाद आएगा खिलजी के बाद आएगा तुगलक वंश, तुगलक वंश आएगा। तुगलक के बाद कौन सा आएगा? सैयद आएगा, सैयद आएंगे। उसके बाद लोदी आएंगे, सैयद और लोदी आएंगे। तो इन इन 5 हम लोग वंशज को यहाँ पे पढ़ेंगे। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, इन 5 डायनेस्टी मतलब वंशज को हम यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं। और दिल्ली सल्तनत कब ख़त्म हो जाता है? आप जानते हैं कि इब्राहिम लोदी के समय भारत में आता है बाबर। बाबर का यहाँ पे आक्रमण होता है, कब होता है? 1526 ईस्वी में। तो 1526 ईस्वी के बाद का जो एरा है इसको हम बोलते हैं मुग़ल पीरियड। तो इसमें हम मुग़ल पीरियड को पढ़ेंगे। तो मुग़ल पीरियड को हम 1526 से पढ़ेंगे क्योंकि इस टाइम बाबर भारत में आता है। तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसमें कुछ महान राजे हुए हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें मुग़ल काल में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 1526 से ले करके जो 1707 का जो एरा है इसको हम मुग़ल पीरियड बोलते हैं, मतलब मुग़ल शासन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे शासक हुए हैं, जैसे सबसे पहले आता है बाबर, जिसका नाम आप सब जानते हैं। बाबर के बाद इसका जो पुत्र आता है वो आता है हुमायूं। हुमायूं के साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे शेर शाह सूरी को देखेंगे, क्योंकि शेर शाह सूरी भी यहाँ पे 2 वर्ष शासन करता है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, शेर शाह सूरी के बारे में देखेंगे। हुमायूं के बाद जो इसका पुत्र आता है उसका नाम है अकबर, जो कि आप जानते हैं भारत में इन सारे का नाम कोई नहीं भूल सकता। तो यहाँ पे बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। जहांगीर के बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जहांगीर के बाद उसका जो बेटा है वो है शाहजहां। और शाहजहां के बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे औरंगजेब, भारत का सबसे क्रूर शासक। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं ईस्वी सन भी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें यहाँ के बाद मैंने बोला 600 ईस्वी से 712 ईस्वी जो कि हिस्टोरिक पीरियड है, यहाँ से ईस्वी सन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको ईस्वी सन भी याद रखना पड़ेगा। बाबर जो भारत में आता है वो 1526 ईस्वी में आता है पानीपत के युद्ध के साथ। और यहाँ पे जो शासन करता है वो करता है 1530 ईस्वी तक यहाँ पे शासन करता है। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं है, वो 1530 पे गद्दी में बैठता है। और ये जो शासन करता है वो 1556 ईस्वी तक करता है। ठीक है, 1556 के बाद जो अकबर है वो 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठता है। और ये जो सबसे लंबा समय तक भारत में शासन करता है ये 1605 ईस्वी तक यहाँ पे ये शासन करेगा। ठीक, अगर 1605 ईस्वी तक जो सबसे ज़्यादा समय तक अकबर शासन करने के बाद ये है वो डेथ हो जाता है, इसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जो यहाँ पे शासन करता है वो जहांगीर करता है। तो ये 1605 से लेकर के ये जो शासन करता है वो 1628 ईस्वी तक करता है। उसके बाद शाहजहां 1629 ईस्वी में ये शासन गद्दी पे बैठता है। और ये जो शासन करता है वो 1658 ईस्वी तक ये करता है। उसके बाद यहाँ पे 1659 ईस्वी से जो जहाँ औरंगजेब है वो गद्दी पे बैठता है और ये 1707 ईस्वी तक शासन करता है। तो ये पूरा एरा है मुग़ल काल का। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मुग़ल शासन, मतलब मुग़लों का शासन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, मुग़ल रूल पढ़ रहे हैं, मुग़ल रूल इन इंडिया पढ़ रहे हैं। तो ये इसके बाद जो औरंगजेब के बाद है यहाँ पे इसका पतन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेटर मुग़ल, जिसको हम बोलते हैं लेटर मुग़ल। लेटर मुग़ल को हम कब से कब तक पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं 1707 से लेकर के 1857 तक का जो एरा है उसको हम लेटर मुग़ल में पढ़ते हैं। तो आप इसमें जगह नहीं बच रहा है तो मैं इसको मिटाता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इतना जो पूरा एरा है इस समय हम पढ़ रहे हैं मुग़लों के बारे में। इस्लाम यहाँ पे जितने भी जो शासक हैं वो इस्लाम से रिलेटेड है, मतलब मुस्लिम हैं सारे। तो यहाँ पे हम मध्यकालीन भारत को हम बोलते हैं मुस्लिम रूल इन इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं मुस्लिम रूल इन इंडिया। इस समय जो 712 से लेकर के 1707 तक का एरा है इसमें भारत में जो शासन करता है वो मुस्लिम करते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं मुस्लिम रूल्स इन इंडिया। उसके बाद जो इतिहासकारों का मानना है कि जो भारत में प्राचीन भारत था इसमें जो यहाँ पे शासन करते थे वो करते थे हिंदू। ठीक।
ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं हिंदू रूल इन इंडिया, और मध्यकालीन भारत में हम पढ़ते हैं मुस्लिम रूल इन इंडिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आप बात करता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आधुनिक भारत, मतलब मॉडर्न इंडिया के बारे में मैं बात करूँगा। तो आधुनिक भारत में जो हम पढ़ते हैं ये 2 एरा है जिसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। 1707 में वो ख़त्म हो गए। उसके बाद 1707 से लेकर के जो 1857 तक का पीरियड है जिसको हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसको मुग़लों का पतन। क्या बोलते हैं? मुग़लों का पतन। मुग़लों का पतन या फिर लेटर मुग़ल या फिर डिक्लाइन ऑफ मुग़ल्स। तो ये हम पढ़ते हैं किसमें? 1707 से लेकर के 1857 तक। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि 1707 में आपने जाना कि जो औरंगजेब है वो यहाँ पे मर जाता है, लेकिन जो औरंगजेब है वहीं तक मुग़ल है वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है। उसके बाद जो इसका शासन है वो गिरता चला जाता है। तो यहाँ पे डिक्लाइन होता है मुग़ल्स का, और यहाँ पे राइज होता है किसका? जो बाहरी शक्तियाँ हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे पुर्तगीज आएंगे, यहाँ पे ब्रिटिशर्स आएंगे, उसके बाद जो जितने भी बाहर के आएंगे उसका हम लोग यहाँ पे राइज पढ़ेंगे 1707 से लेकर के 1857 तक। आप जानते हैं 1857 में बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय, जिनको कि अरेस्ट करके यहाँ पे 1857 के रिवॉल्ट में इनको अरेस्ट करके रंगून भेज दिया जाता है, और वहीं पे वो लास्ट शासक होते हैं मुग़ल के, और वहीं पे वो उनका डेथ हो जाता है। उसके बाद 1857 से जो हम पीरियड पढ़ेंगे 1947 तक का पीरियड, जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं। क्या वो पढ़ते हैं? इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ में कैसे कैसे हमें आज़ादी मिली उन सारे चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे कांग्रेस का गठन पढ़ेंगे, उसके बाद भगत सिंह को पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी हमारे स्ट्रगलर हैं गांधी जी को पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ेंगे, और कैसे उसका डिवीज़न हुआ कांग्रेस का, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। 1857 से लेकर के 1947 तक को हम पढ़ते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में। और यहीं पे इतिहास ख़त्म नहीं हो जाता है। जब हमें भारत में आज़ादी मिल जाती है तो 1947 के बाद हम 1964 तक जो पढ़ते हैं, 1964 ही क्यों? क्योंकि 1964 में हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, इनका यहाँ पे निधन हो जाता है। तो यहाँ पे इनके निधन के साथ ही हमारा हिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाता है। तो 1964 तक का जो हम पढ़ते हैं इसको हम बोलते हैं कॉन्टेम्प्ररी हिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं समकालीन भारत। क्या बोलते हैं? समकालीन भारत, है ना। तो समकालीन भारत को हम पढ़ेंगे 1947 से लेकर के 1964 ईस्वी तक। तो यहाँ तक हम लोग पूरा का पूरा पढ़ना है। पहले एंसेंट हिस्ट्री, उसके बाद हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री, और उसके बाद हमको पढ़ना है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद कॉन्टेम्प्रेरी हिस्ट्री, जिसको हम समकालीन भारत पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक का पूरा एक इंट्रोडक्शन हुआ। फिर अगले लेक्चर में हम इसके बारे में बात करूँगा। तो कैसा लगा हमारा ये पूरा लेक्चर? अगर आपको हमारा पूरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पूरे लेक्चर को देखते रहना है। अब आपका हिस्ट्री है वो मैं पूरा बेसिक से अभी स्टार्ट किया हूँ, और एडवांस लेवल तक जितना क्वेश्चन हर एक जिस किसी एग्ज़ाम में हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट है वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री का, उसका हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व होगा। तो आपको कहीं भी पेड पैसे दे करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा पढ़ाई हुआ आपको समझ में आता है, आप देखें, मैं आपको पूरा हिस्ट्री इसी तरह बड़े आसान शब्दों में समझाने का कोशिश करूँगा। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।